धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं भी पूरे सदन की ओर से पहले आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस विषय को लेकर न केवल आज बल्कि पिछले 3 वर्षों में जब भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई और बाकी विषयों पर 193 में चर्चा आई, तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ओर आपकी ओर से भी प्रमुखता से बात रखी गई कि हमें इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि जहां पर बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तभी उसके लक्ष्य की पूर्ति होगी अगर ये गोल नंबर 3 जो हम सब के और पूरे सभी भारतीयों के स्वस्थ और तंदुरुस्त जीवन के लिए, हर वर्ग के लिए, अगर हम जब तक उसके लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे तभी बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति हो पाएगी। मुझे लगता है इसके लिए जितना आपका आभार प्रकट किया जाए, और आपने कहा है कि सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए समूचे भारतीयों के स्वस्थ और तंदुरुस्त जीवन के लिए हम सबको आज इस पर चर्चा करनी चाहिए। निश्चित तौर पर अध्यक्ष जी, बिकॉज द गोल नंबर 3 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स is to ensure healthy lives and promote well-being of all at all ages. And this goal is essential for overall sustainable development. To some extent, the global efforts have been successful in increasing life expectancy and reducing the spread of HIV, AIDS, polio, and the other diseases, which were major causes of infant and maternal mortality. हालांकि उनमें जरूर कुछ कमी आई है, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि हमें इसके अलावा न केवल मृत्यु दर को कम करना है, बल्कि एक स्वस्थ जीवन देने के लिए, एक क्वालिटी लाइफ और हेल्दी लाइफ देने के लिए भी बहुत प्रयास करने हैं। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन जैसी बातों से लेकर, जिस पर अक्सर हम लोग राजनीतिक तौर पर बट जाते हैं, जब जब परिवार नियोजन की बात आती है तो कोई धर्म, जाति और बाकी राज्यों पर लेकर उस पर बात आनी शुरू हो जाती है। अगर हम कुल मिलाकर आंकड़ों को देखें तो कितने हजार लोगों के ऊपर डॉक्टर होने चाहिए, हमारी वो संख्या बहुत कम है। आबादी लगातार बढ़ती चलेगी, लेकिन उस तरह से डॉक्टर्स और स्वास्थ्य केंद्र नहीं बन पाए, संस्थान नहीं बन पाए। नशे पर रोक लगे, उसका उपचार हो, युवाओं के नशों के प्रति रोका जाए, इसकी ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। दुनिया भर में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट किसी देश में होते हैं तो उनमें भारत का एक नाम आता है। और दुनिया भर की जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज हैं, उन 20 पॉल्यूटेड सिटीज में से आधी जो है वो केवल भारत में है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा मृत्यु किसी आंकड़ों के अनुसार 2015 में केवल पोल्यूशन की वजह से हिंदुस्तान में हुई। रोड एक्सीडेंट्स भी 8% प्रति वर्ष बढ़ रहा है, और जिसके कारण मृत्यु हो रही है। और 1.5 लाख के लगभग लोग 2015 में ही रोड एक्सीडेंट्स में मारे गए। और तंबाकू के सेवन की वजह से भी लगभग 10 लाख लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवाई हैं। इसके अलावा भी जो हानिकारक केमिकल्स है, उसके कारण, हवा और पानी के कारण लाखों लोगों की जिंदगियां पिछले कुछ वर्षों में गई। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हर भारतीय के लिए साफ वायु और पानी का प्रबंध किया जाए, और स्वच्छता अभियान की ओर हमारा ज्यादा ध्यान हो। सैनिटेशन की फैसिलिटीज जो है वो भी हमें करनी चाहिए। कम से कम आजादी के 70 वर्षों के बाद एक गरीब, असहाय, पिछड़े वर्ग या किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति आता हो, वो इतनी तो सरकार से उम्मीद रखता है कि मुझे साफ वायु से लेकर, साफ पानी से लेकर, 2 वक्त की अच्छी रोटी से लेकर अच्छा जीवन जीने की उम्मीद मिले। और कहीं ना कहीं इसी दिशा की ओर हमें बढ़ना है। और हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं,
दुनिया भर की अगर बीमारियों का बोझ देखें तो इंडिया अकाउंट फॉर मोर देन 20% ऑफ द ग्लोबल डिसीज बर्डन, which is 1/5 of the global. India accounts for 27% of the all neonatal deaths and 21% of the all child deaths. यानी कि 28 साल से कम दिनों में मरने वालों की 27% और 5 साल से कम समय में मरने वालों की 21% आबादी भारत में है। ये बहुत परेशान करने वाले आंकड़े हैं। और अगर हम देखें कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, डायरिया, मलेरिया, टाइफाइड जैसी कम्युनिकेबल डिसीजेज की वजह से भी लाखों लोगों की मृत्यु प्रतिवर्ष होती है, और जिसका प्रमुख कारण सैनिटेशन और क्लीनिनेस से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब इस देश के प्रधानमंत्री हाथ में झाड़ू लेकर देश की सफाई की बात करते हैं, देश के कोने कोने में गरीबों के लिए शौचालय बनाने की बात करते हैं, तो उस पर भी कई बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी सफाई से लेकर अच्छे स्वास्थ्य तक के लिए चिंतित हैं, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी पहल सरकार ने की है, जिसका हर किसी को स्वागत करना चाहिए। और यही नहीं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है मैडम, उसका भी 52% जो है उसका बोझ भारत के कारण है, और 60% जो मौतें हैं वो भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, जिसके कारण ये होता है। और जो चिंताजनक बात है कि जो मधुमेह की बीमारी है, डायबिटीज जिसको हम कहते हैं, लगभग 6.5 करोड़ हिंदुस्तानियों में उसको पाया गया। ये तो वो हैं जिनके अंदर डायग्नोज किया गया, जो अब तक डायग्नोज नहीं किए गए तो इसकी एक बड़ी तादाद है। इसके कारण क्या है? और ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, इसका कितना बोझ आने वाले वर्षों में हमारे ऊपर पड़ने वाला है? एक अनुमान के अनुसार 2030 तक $6.2 ट्रिलियन का 2030 तक इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, लगभग 6 लाख करोड़ डॉलर का प्रभाव, हमारी जीडीपी का 3 गुना ज्यादा। और ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। लेकिन एक और बड़ा चिंता का विषय यह भी है कि जहां ब्रिक नेशन में बाकी देशों के बराबर अपने आप को देखते हैं, वहीं पर भारत बहुत पीछे रह जाता है। जब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी, IMR, MMR, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं, इन पैरामीटर्स पर भी हम पीछे हैं। और यहां तक कि जो बच्चे जिनको कुपोषण की बात करें या उनका वजन कम आयु की उम्र के हिसाब से 5 साल से कम वाले, तो उसमें तो हम सब सहारन अफ्रीका जो है उसके भी हम पीछे रहते हैं कई जगह। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी आंखें खोलने वाले आंकड़े हैं और इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। बांग्लादेश को जहां पर हम जीडीपी ग्रोथ रेट में अपने बहुत पीछे छोड़ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मापदंडों में स्वास्थ्य के क्षेत्रों में वो हमसे आगे हैं। जहां तक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस की बात हिंदुस्तान में की जाए, तो वहां भी भारत और इंडिया का जो अंतर है, जो हुक्मदेव जी कई बार कहते हैं, वो अंतर देखने को मिलता है। दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बायस बिटवीन रूरल इंडिया एंड अर्बन इंडिया। 80% डॉक्टर और 75% डिस्पेंसरी जो है, और 7% अस्पताल जो है मैडम, वो केवल शहरों में है, लेकिन 70% आबादी ग्रामीण भारत में रहती है। शायद इसीलिए माइग्रेशन जो है वो गांव से शहर की ओर इसीलिए ज्यादा हो रही है कि वहां पर आज भी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की कमी है। और क्या कारण है कि कई सरकारें जो राज्यों में डॉक्टर्स की नियुक्ति करना चाहती है, लेकिन डॉक्टर की भारी कमी रहती है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में भी लंबे समय तक स्वास्थ्य मंत्री रहे, इनका अपना अनुभव है। उस समय भी प्रयास किए गए हमारी सरकार के समय कि ज्यादा इंसेंटिव्स देके ज्यादा डॉक्टर्स को यहां पर बुलाया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके। उसका कुछ लाभ मिला इंसेंटिव्स देने का, लेकिन जितने उम्मीद हमारी थी, जितनी अपेक्षाएं थी, उतना नहीं हो पाया।
भारत सरकार ऐसे कौन से कदम राज्य सरकारों के साथ मिलकर उठाना चाहती है जिससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में जो डॉक्टरों की कमी है उसको पूरा किया जा सके? ऐसे कौन से आप इंसेंटिव्स देने वाले हो? Because as per the recent studies, there is a high shortfall of doctors, specialists and surgeons. और उसमें देखा जाए मैडम, जो शॉर्टेज है, शॉर्टफॉल है, वो 83.4% सर्जन्स की है, 76.3% गायनोकोलॉजिस्ट की और 83% फिजिशियंस की, 82.1% पेडिट्रिशियंस की। असमानता केवल शहर और गांव में इस तरह भी है कि स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर भी है। जो आउटकम है इन हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में, वो भी एक राज्य से दूसरे राज्य तक अंतर है, उसमें एक शहर से दूसरे शहर में अंतर है, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में अंतर है, क्योंकि इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि कितनी बड़ी बिल्डिंग, नहीं उस बिल्डिंग के अंदर कितने डॉक्टर, नर्सेज और बाकी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स उसके अंदर है। और इसी वेरिएशन के कारण ये लगातार पूरे देश में देखने को मिलता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की जब हम मैडम बात करते हैं तो मुझे प्रसन्नता इस बात की है बताते हुए कि लगातार इसमें प्रयास हुआ है और ये लगातार 58 से कम होते होते अब जाकर 38 पर आया है। लेकिन केरल जैसे राज्य में जहां केवल 12 है, वहीं पर कई बड़े राज्यों में 52-54 तक जाकर है। तो राज्य की सरकारें भी इस दिशा में क्या कदम उठा रही हैं? क्या वो नवजात शिशुओं के लिए या उनको बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी नहीं बनती है? लेकिन लगातार ऐसे प्रयास हुए हैं जहां पर स्वास्थ्य की सुविधाओं को और अच्छा किया जाए, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनको बीमारू श्रेणी में लिया जाता है, चाहे वो उड़ीसा हो, यूपी हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी एक वीडियो टीवी पर दिखाया गया, एक व्यक्ति के पत्नी की मृत्यु उड़ीसा में हो गई, वो अपने कंधे पर उठाकर उसको घर तक छोड़ने जा रहा था। आखिर ऐसी व्यवस्था भी हम ना कर पाए कि वो लाश को लेकर भी अपने परिवार के सदस्य को अकेला पीठ पर उठाकर जा रहा है। मुझे लगता है हमें इस विषय में बड़ी गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। कोई राज्य हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, कोई राज्य है, इसका एक बड़ा कारण मैडम ये भी है कि जो खर्चा है स्वास्थ्य पर वो बहुत कम हमारी ओर से किया जाता है और ये पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए। आज के समय में हमारी जीडीपी का मात्र 1.3% 2009 से लेकर 2016 तक खर्च होता रहा, लेकिन 2017-18 के बजट में बजट का 2.2% पैसा खर्च किया गया और 2016-17 का जो रिवाइज्ड एस्टीमेट था उससे 23% ज्यादा पैसा इस बार के बजट में हमारी सरकार ने रखा। उसके लिए मोदी सरकार का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि 48,853 करोड़ रुपया इन्होंने स्वास्थ्य के लिए रखा है। लेकिन ये अभी भी कमी है। चाइना में जहां 3.1% खर्च किया जाता है, ब्राजील में 4.7% खर्च किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हमने 2025 में 2.5% खर्च करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन 2.5% मुझे लगता है उस समय के लिए कम है। इसके लिए देश की अगर विकास दर लगातार बढ़ेगी नहीं तो हम यहां पर खर्चा ज्यादा नहीं कर पाएंगे। इसलिए देश का विकास भी जरूरी है। अगर देश के स्वास्थ्य को, देश की अर्थव्यवस्था को भी स्वस्थ रखना है और देश की जनता को भी अगर स्वस्थ रखना है तो दोनों में जीडीपी में वृद्धि होनी चाहिए और हमारी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य विभाग पर खर्च हो, ऐसा भी हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है मैडम कि हमारे देश में सब कुछ खराब ही चल रहा है। मुझे लगता है जहां क्रेडिट सरकारों को देना चाहिए, जो पहले की और आज की सरकारें, वो भी देना आवश्यक बनता है। We have eradicated smallpox, guinea worm. WHO has declared India polio free and free of maternal and neonatal
tetanus. The spread of HIV/AIDS has been contained. Life expectancy at birth has gone up from 32 years in 1950 to 67 years in 2014. यानी कि 1950 में जब हम केवल 32 साल तक की जीवन आयु का सोचते थे, आज वो 67 साल तक पहुंचा है, तो कई वर्षों में इस पर काम हुआ है। लेकिन यहां पर भी मेरा एक प्रश्न है, जैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में कहते हैं कि आवर फोकस हैज बीन ऑन द लिटरेसी रेट रादर ऑन द क्वालिटी एजुकेशन, साक्षरता की ओर हमारा ध्यान रहा, गुणात्मक शिक्षा की ओर कम रहा, तो क्या यहां पर भी हम केवल मौत की दर को, मृत्यु दर को कम करने में चले गए कि क्या हम सच्ची में स्वस्थ और तंदुरुस्त जीवन देने में सफल हुए? मुझे लगता है इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी अध्यक्ष जी आप देखिए, बड़ी विचित्र परिस्थिति है जहां पूरे देश भर में हम देखते हैं कि कुपोषित बच्चे बहुत बड़ी संख्या में हैं। और जब मैं सब सहारण अफ्रीका की बात करता हूं, हम उससे पीछे रह जाएं तो एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन दूसरी ओर आंकड़े बताते हैं, चाहे वो अडल्ट हो या बच्चे हों, तो वहां पर मोटापे के कारण भी इस देश में लाखों नहीं करोड़ों लोग उसके कारण आज जूझ रहे हैं। तो क्या हमारे खाने पीने की, हमारे जीवन शैली जो है वो इतनी खराब हो चुकी है कि एक और हम कुपोषण का शिकार हैं, दूसरी ओर हम मोटापे का शिकार भी हैं, एक और हम डायबिटीज या हार्ट अटैक के कारण मर रहे हैं और दूसरी लोग भूख के कारण मर रहे हैं। इस पर इसलिए चिंता और चर्चा करने की जरूरत है कि क्योंकि केवल स्वास्थ्य विभाग की बात नहीं, मुझे लगता है माननीय मंत्री जी को ये एचआरडी मिनिस्ट्री से लेकर, स्किल मंत्रालय से लेकर, इंडस्ट्री से लेकर बाकी मंत्रालयों तक भी बात करनी चाहिए कि हम अपनी जीवन शैली में कैसे बदलाव लेकर आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कैसे करें कि हम खेलों से लेकर बाकी सब तक आम जनमानस को जागरूक करें, ताकि एक स्वस्थ और सफल जीने में हम सफल हो सके। क्या इस दिशा में क्या आपका मंत्रालय कोई कदम उठाने वाला है? और मैं एक युवा होने के नाते कहना चाहता हूं, HIV/AIDS के विषय को लेकर पिछले 8 वर्षों में जो हमने NACO में काम किया है, हमने देश भर के बहुत सारे सांसदों ने लोगों के बीच में जाकर जागरूकता अभियान चलाए। मैडम, मैल न्यूट्रिशन के बारे में कोई चर्चा नहीं करता था। सुप्रिया सूले जी, शाहनवाज हुसैन जी, सचिन पायलट जी, जय पांडा जी, कलिकेश, मैं, हम ऐसे कई युवा सांसद 14वीं 15वीं लोकसभा में हम लोगों ने आपस में ग्रुप बनाया। कुपोषण की चिंता को लेकर हमने कुछ और लोगों के साथ बैठना शुरू किया और उस पर एक रिपोर्ट इंडिपेंडेंट तौर पर हम लोग लेकर आए, ताकि कुपोषित बच्चों को हम किस तरह से उनके लिए काम कर सकें। और उस समय की सरकार ने और अब की सरकारों ने भी उस विषय में काम किया, क्योंकि सांसदों ने 2 कदम आगे बढ़कर अपना योगदान दिया था। और इसीलिए आज जो आपने आग्रह किया है, मैं आज इस सदन में कहना चाहता हूं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि टीबी फ्री इंडिया, टीबी मुक्त भारत 2025 तक हो, उसके लिए भी भारतीय को बॉलीवुड की टीम के साथ मैच खेलने जा रही है क्रिकेट का, ताकि एक जागरूकता अभियान पूरे देश भर में चलाया जा सके और भारत को टीबी मुक्त किया जा सके। उसके लिए भी हम आपका सहयोग चाहेंगे। अमिताभ बच्चन जी ने उस पर भी आज एक ट्वीट किया है कि मैच होने वाला है, और उसके लिए जागरूकता जब बाकी लोग सब मिलकर करेंगे तो आप भी करें, तो उसका लाभ जागरूकता फैलाने में हम सबको मिल पाएगा। और उसमें आज मैडम परिस्थितियां ये हैं, जो मैं कह रहा था कि शहरों में अधिकतर डॉक्टर्स, अस्पताल, डिस्पेंसरी सब शहरों में ज्यादातर 80% है, गांव में नहीं है। और कई जगह तो नीम हकीम वैद्य से काम चलाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं शहर और गांव की ये खाई बहुत बढ़ गई है। इस खाई को कम करने की जरूरत है। अर्बनाइजेशन के कारण माइग्रेशन पर भी एक बहुत बड़ा उसका
दर्द देखने को मिलता है। दिल्ली वाले कहते हैं कि बाकी देश के लोग यहां पर आकर बसने शुरू हो गए, मुंबई के लोग वहां पर कहते हैं कि उत्तर भारतीय ज्यादा आने शुरू हो गए। लेकिन सच्चाई यह है कि रोजगार से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और बाकी सुविधाएं अगर शहरों में होंगी तो गांव और पिछड़े क्षेत्रों में कौन रहेगा? और जब पढ़ा लिखा नौजवान डॉक्टर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है, वो डॉक्टर बनने के बाद भी गांव में इसलिए नहीं जाना चाहता कि उसकी पत्नी, उसके बच्चों के लिए वहां पर सुविधाएं नहीं है। तो क्या हम उनके लिए सुविधाएं वहां पर दें, इंसेंटिव्स वहां पर दें कि वापस जाकर सेवा कर सके और गांव में रहने वालों को भी उचित लाभ मिल सके, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। इसलिए इन दोनों को देखकर हमें कुछ ना कुछ इंसेंटिव बेस्ड इसको कार्यक्रम को करने की जरूरत है, क्योंकि आज भी 8 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, लगभग 40-50 करोड़ लोग। और मैडम, हर वर्ष लगभग 5 करोड़ लोग, बड़ा कारण यह है गरीबी रेखा के नीचे आने के लिए कि जब उनको किसी स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार कराने के लिए जाना पड़ता है तो डॉक्टर पहले कहता है कि आप फीस जमा कराओ, बाद में आपका इलाज किया जाएगा, नहीं तो तब तक आपका इलाज नहीं किया जाएगा। उस गरीब असहाय का क्या कसूर जो अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता, 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता, और जब इलाज करवाने के लिए जाता तो उसको पर्याप्त सुविधाएं राज्य में और यहां पर नहीं मिल पाती। यहां पर बहुत सारे सांसद हैं जिनका अधिकतर समय इसलिए जाता है और वो सदन में इसलिए नहीं बैठ पाते कि उनके अपने क्षेत्रों से लोग आते हैं कि एम्स में आकर उनको एक बेड मिल जाए, बेड नहीं मिल पाता, लेकिन वो जीवन उनका चला जाता है, मृत्यु हो जाती है। हम अपने आप को इतना असफल और असहाय महसूस करते हैं कि हमारे क्षेत्रों से एक व्यक्ति इतनी उम्मीद लेकर पूरी पूरी रात बस में बैठकर, 2-2 दिन ट्रेन में बैठकर इसलिए देश की राजधानी में आता है कि मैं देश की राजधानी में आ रहा हूं, यहां तो मेरा इलाज हो ही जाएगा, मैं तंदुरुस्त होकर वापस चला जाऊंगा। पर कितने लोग वापस स्वस्थ होकर जाते हैं? मुझे लगता है बाकी सांसदों की भी ये दिक्कत होगी कि नहीं? सबकी है। और शायद यही कारण है अध्यक्ष जी कि बार बार दबाव, हर सेशन में दबाव आता है कि मेरे यहां पर या तो पीजीआई खुले या एम्स अस्पताल खुले। मैं अपने मित्र निशिकांत दुबे जी को देख रहा था, पिछले 3 साल से झारखंड में एम्स लेने के लिए लगातार भाग रहे थे। मुझे प्रसन्नता है इस बार गुजरात और झारखंड को भी एम्स मिल गया। 2014 में मैं जब सांसद बन के आया तो मैं भी बड़ा भाग दौड़ मैंने पहले 3 महीनों में की कि सबसे पहले मैं अपना एम्स ले लूं। और मैं धन्यवादी हूं मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का कि उन्होंने पहले ही बजट में हिमाचल प्रदेश को, मेरे लोकसभा क्षेत्र को एम्स अस्पताल दिया। और मेरे लिए उससे बड़ी और प्रसन्नता की बात थी कि कुछ महीनों के बाद हमारे अपने प्रदेश से नड्डा जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री बने। लेकिन अध्यक्ष जी 3 वर्ष हो गए, वो एम्स अस्पताल केवल कागजों में चल रहा है, कहीं और नहीं चल पा रहा। सरकार ने जमीन नहीं दी, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री जी का। राज्य की सरकार की ओर से भूमि नहीं मिलना, क्लियरेंस नहीं आना, और केवल एक प्रोजेक्ट की बात नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, ट्रिपल आईटी हो, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एम्स अस्पताल हो, सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर केंद्र ने बजट में 3-3 बार प्रावधान कर दिया, लेकिन राज्य की सरकारें सोई रहेगी तो केंद्र भी क्या करेगा? और मुझे कहते हुए इसलिए दुख होता है अध्यक्ष जी, शिमला जो अंग्रेजों के समय समर कैपिटल मानी जाती थी, हमारे प्रदेश की उस राजधानी में आज भी साफ पानी पीने का नहीं मिलता, और साल भर पहले वहां सैकड़ों लोगों की मृत्यु होने की नौबत आ गई तो गंदे पानी के कारण आई। हम गरीब की बात करते हैं, हम एक प्रदेश की राजधानी में साफ पानी नहीं दे पाए। अंग्रेजों के समय की चलती पानी की स्कीम आज तक चल रही है। हम कम से कम, जो आपने पहला शब्द कहा कि हम इस चर्चा को राजनीतिक तौर पर ना बांटें, और मैं भी पूरे देश के सभी सांसदों से, सभी सरकारों से निवेदन करना चाहता हूं, जहां विकास की बात आती है, जहां सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात आती है, वहां पर राजनीति को पीछे छोड़कर राष्ट्रहित में हमें निर्णय लेना चाहिए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए।
कम से कम हम विकास में राजनीति ना करें। ना वो मेरे लिए अस्पताल बन रहा, ना दूसरे के लिए। मैं कभी ये नहीं देखता कि कौन किस विचारधारा वाला मेरे पास एप्लीकेशन लेकर आया कि किसको अपने इलाज के लिए पैसा चाहिए। वो एक गरीब है जिसको मेरे माध्यम से सहायता चाहिए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने सहायता कोष के माध्यम से सैकड़ों लोगों के जीवन बचाने का जो प्रयास किया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। एक कहा गया यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ। अभी जेटली जी जीएसटी के बिल पे एक बहुत बड़ी बात कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, बाकी सब मैं उस पर नहीं जाऊंगा। प्रैक्टिकल क्या है देना? क्या हमारे देश में इतना पैसा है कि ये सब दिया जा सकता है, कि हमारे प्लानिंग की कमी है? क्या हम सिस्टम को अकाउंटेबल बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं? मुझे प्रसन्नता इस बात की, जितना पैसा विभाग को दिया गया, मंत्रालय को दिया गया, माननीय मंत्री जी आपको बधाई कि आपके विभाग ने वो सारा पैसा खर्च किया है और इसीलिए 23% की वृद्धि इस बार के बजट में भी की गई है। अभी बहुत ज्यादा की आवश्यकता है। मैडम, केंद्र से पैसा जाता है, बिल्डिंगें बन जाती हैं, लेकिन केंद्र की सरकार दूसरी जिम्मेदारी राज्यों के ऊपर छोड़ देती है कि डॉक्टर आप रख लो, नर्स आप रख लो, बाकी कंपाउंडर आप रख लो, बाकी सब आप रख लो, मेल हेल्थ वर्कर रख लो, फीमेल हेल्थ वर्कर रख लो। राज्य वहां पर विफल हो जाते हैं। बहुत सारी केंद्र की योजनाएं इसलिए विफल हो जाती हैं कि केंद्र का पैसा चला जाता है, राज्य सरकार उतना पैसा नहीं डाल पाती। अगर जीएसटी पर राज्य और केंद्र की सरकार इकट्ठा आकर एक अहम निर्णय देश के हित में ले सकते हैं, तो यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ ये देने के लिए क्या देश और प्रदेश की सरकारें इकट्ठी नहीं आ सकती? क्या आधारभूत ढांचा बनाने के साथ साथ डॉक्टर्स और नर्सेज और बाकी जिम्मेदारियां हम इकट्ठे मिलकर नहीं ले सकते? और इकोनॉमिक सर्वे में जो कहा गया कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, उस पर माननीय मंत्री जी का क्या विचार है? क्या सरकार इसकी ओर कोई विचार कर रही है कि कम से कम इतनी आमदन हर व्यक्ति की हो कि वो अपने पैसे से अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवा सके, ताकि किसी भी डॉक्टर अस्पताल में वो जाए तो किसी डॉक्टर की इतनी हिम्मत इस देश में नहीं होनी चाहिए कि पहले पैसा जमा कराओ फिर तुम्हारा इलाज करूंगा, पहले इलाज हो पैसा बाद में आता रहे। ऐसा प्रयास हमें इस देश में करना चाहिए। और ये सब करने के लिए हमें कहीं ना कहीं यूनिवर्सल बेसिक इनकम की ओर जाने की आवश्यकता है। लेकिन कितने लोगों की इंश्योरेंस है? 80% लोगों की इंश्योरेंस नहीं है। और 80% लोग ऐसे हैं जिनकी बीमारी के कारण जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इसलिए अध्यक्ष जी, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में भी 10,000 रुपया डीडीटी के छिड़काव के लिए दिया जाता था। मुझे नहीं पता कितने सांसदों ने आज तक जाकर पूछा होगा कि क्या हर पंचायत में छिड़काव हो गया? और उसमें दिशा की मीटिंग में जाकर अवश्य पूछना चाहिए, क्योंकि बीमारी अधिकतर क्यों है? पानी के कारण या हवा के कारण, गंदगी के कारण। अगर हम आज भी नहीं जागेंगे, जागरूक नहीं करेंगे तो नहीं होगा। पैसा जाता है, क्या वो खर्च हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, इस पर हमें चिंता करनी चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है 2022 में हम जब आजादी के 75 वर्ष मना रहे होंगे, नड्डा जी अगले 5 वर्ष जब आप हेल्थ मिनिस्टर यहां पर होंगे, तो आपने क्या 75 वर्ष तक, आजादी के 75 वर्ष तक का लक्ष्य है, कोई लक्ष्य ऐसा रखा हुआ है कि अगले 5 वर्षों में हमें इस क्षेत्र में इन आंकड़ों को, इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। क्योंकि 2022 एक महत्वपूर्ण वर्ष है जब हम अपने आजादी के 75 वर्ष मना रहे होंगे। इसलिए अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं सबको घर दूंगा, सर ढकने के लिए छत दूंगा, और उससे बहुत पहले हर किसी को बिजली का प्रावधान भी करने का हमने जो संकल्प लिया था पूरा किया है, तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आप बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। एक बहुत सारे ऐसे युवा डॉक्टर आकर मिलते हैं जो विदेशों में पढ़कर आए,
उनके लिए यहाँ पर एक टेस्ट रखा जाता है जिसको पास करें तब जाके उनको नौकरी करने का प्रावधान दिया जाता है। एक तरफ हजारों लोग डिग्री लेकर डॉक्टर खड़े हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, जो विदेशों से पढ़कर आए। दूसरी ओर कमी है कि हजारों डॉक्टरों की कमी हर लोकसभा क्षेत्र में है। क्या सरकार इस ओर देख रही है कि उनको ग्रामीण भारत में सेवा करने का मौका दिया जाए और 5 वर्षों के बाद उनका अध्ययन किया जाए कि कितना अच्छा उन्होंने काम किया, ताकि उनको रेगुलर प्रैक्टिस करने का प्रावधान किया जाए? क्या आप इस विषय में कुछ सोच रहे हैं? बहुत सारी स्कीमें अध्यक्ष जी कागजों में रह जाती है, नीचे लागू नहीं होती। मैं सांसदों से भी पूछना चाहता हूं, आप दिशा की मीटिंग में अध्यक्ष जी ऐसा होता है कि इतनी लंबी लिस्ट हेल्थ मंत्रालय की है, जब हम उसको लेते हैं मीटिंग को, अधिकतर स्कीम्स का हमें पता भी नहीं चल पाता कई सांसदों का। दिशा से अलग भी है, उसको अलग भी करते हैं, मैं उसको दिशा के साथ ही लेता हूं और मैं सबसे पहले हेल्थ मंत्रालय की उसको स्कीम्स को लेता हूं। उसका एक बड़ा कारण है कि बहुत सारी स्कीमें की जानकारी नहीं मिल पाती, अवेयरनेस का अभाव है, जागरूकता नहीं है। और जो कार्ड लोगों के बने हुए हैं जिस पर उनको लाभ मिलता है, मुफ्त में इलाज होता है, आप उसका आंकड़ा मंगवा कर देखिए, मात्र 10% लोग उसका लाभ उठा पाते हैं, मात्र 10% लोग, और वो भी अच्छे राज्यों में। उस दिशा में सरकार क्या कदम उठाने वाली है ताकि वो जागरूकता अभियान और अच्छा हो? मिशन इंद्रधनुष के अंदर आपने टीकाकरण का काम शुरू किया, मैं बधाई देना चाहता हूं। 5% उसमें कवरेज ज्यादा हुई है, 2.5 करोड़ से ज्यादा उसमें बेनिफिशियरी हैं। And when the government has also introduced many new vaccines into the UIP, such as the inactivated polio vaccine, Japanese encephalitis vaccine, और एक है मीजल्स रूबेला वैक्सीन। ऐसा भी बहुत सारे प्रयास हमारी ओर से, सरकार की ओर से किए गए। लेकिन एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जिसका जमीन पे बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, वो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, जिसमें शिशु मृत्यु दर को कम करने में एक बहुत बड़ा योगदान इस स्कीम का रहा है। और मैं विभाग को इसका बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगभग 3200 प्राइवेट डॉक्टर्स ने भी इसमें अपने आप को रजिस्टर किया है। 11,000 से ज्यादा सुविधाएं इसके अंतर्गत मिल पाई हैं और 33 लाख एंटीनेटल चेकअप्स इस पर कंडक्ट किए गए हैं, और जिसके माध्यम से पहले जो 4,000 रुपया मिलता था, अब 6,000 रुपया उस गर्भवती महिला को मिलता है। इसके लिए भी सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नेशनल डायलिसिस सर्विसेज प्रोग्राम, इसकी शुरुआत 2016-17 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण की गई, क्योंकि देश में करोड़ों गरीब ऐसे थे जिनको डायलिसिस की सुविधा नहीं मिल पाती थी। 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और 1 लाख से ज्यादा पेशेंट को इसका लाभ मिला है और 11 लाख डायलिसिस सेशन हुए हैं। इसके लिए भी मैं सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और चाहता हूं कि आगे भी इसको किया जाए। स्टंट की जो सुविधाएं थी, स्टंट के जो प्राइसेस थे, अब इस पे चर्चा पीछे विस्तार में हुई, इसलिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सरकार का एक सराहनीय कदम कि जो लाखों रुपए पहले खर्च करने पड़ते थे, आज वो ड्रग एल्यूटिंग स्टंट और बेयर मेटल स्टंट 29,600 और 7,260 रुपए केवल इतने में मिलता है, जो पहले लाख लाख 1.5 लाख रुपया खर्च करना पड़ता था। इसके लिए भी सरकार का देश की गरीब जनता की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देना चाहता हूं। मैडम, हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। हमारे ही लोकसभा की कॉमर्स कमेटी ने, जब माननीय शांता जी हमारे उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट में सारी पार्टी के सांसदों ने कहा है कि हमें डॉक्टर्स को ये कहना चाहिए कि जेनरिक ड्रग का वो रेकमेंड करें ताकि गरीब आदमी पर महंगी दवाई खरीदने का बोझ ना पड़े। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि व्यवस्था पूरे प्रदेश में बनाई जाए और राज्य सरकार को भी कहा जाए कि सभी डॉक्टर्स को कहा जाए कि जेनरिक ड्रग्स को ज्यादा रिकमेंड करें ताकि गरीब आदमी पर ज्यादा से ज्यादा बोझ ना पड़े, कम से कम बोझ पड़े और सस्ती दवाई उनको मिल पाए।
बहुत कदम हमारी सरकार ने उठाए भी हैं। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है एपीआई जिसको कहते हैं, वो 60% मैडम हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारी सरकार ने इसमें एक प्रयास किया है कि ये भी अब यहीं पर बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का अवसर मिले। बहुत सारी अनाउंसमेंट इस साल के बजट में की गई है। टीबी को एलिमिनेट करने से लेकर एक्शन प्लान, काला अजहर, लेप्रेसी, मीजल्स जैसी बीमारियों को 2017 से 2020 के बीच में खत्म करने के लिए प्रयास, और 1.5 लाख हेल्थ सब सेंटर को भी ट्रांसफॉर्म करना है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की। एक बहुत बड़ा कदम है। और 5000 पीजी की सीट्स को मेडिकल कोर्सेज के लिए प्रति वर्ष और ज्यादा क्रिएट करने की बात कही गई है। ये भी बड़ा कदम इस दिशा में। और आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड्स की जब बात कही गई है ताकि उससे सीनियर सिटीजन्स को भी लाभ मिल पाए, मुझे लगता है मैडम डाटा एक बहुत बड़ा रोल और टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल इसमें कर सकती है कि अगर एक व्यक्ति के आधार कार्ड के साथ उसके पूरा डाटा रखा जाए कि उसको क्या बीमारी और पूरा हेल्थ कार्ड रखा जाए, तो देश के किसी भी कोने में वो जाए तो केवल अपना आधार नंबर दे दे और उसकी पूरी जानकारी जब उसको मिल जाएगी तो ग्रामीण क्षेत्र में बैठे अगर कंप्यूटर लगा देंगे तो डिस्पेंसरी में बैठा एक व्यक्ति उसकी छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी को एम्स जैसे अस्पताल के डॉक्टर के साथ जोड़कर ई मेडिसिन से लेकर उसका लाभ उठा सकता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं ई मेडिसिन की ओर भी ध्यान दें ताकि उसका लाभ मिल सके। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ये बहुत बड़ा विषय है और मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 1-1.5 वर्ष से प्रयास कर रहे थे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी आए और लंबे इंतजार के बाद अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई है और बहुत अच्छा इसमें प्रयास किया गया है, जिसके लिए मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। और इसमें होलिस्टिक व्यू लिया गया हेल्थ सिस्टम के बारे में। द पॉलिसी विल हेल्प इन अचीविंग बेटर हेल्थ आउटकम्स बाय इंश्योरिंग accessible, affordable, quality health care to all. The policy looks to increase access to care by expanding coverage to the underprivileged and underserved. जो मोदी जी ने कहा था गरीब असहाय की मेरी सरकार होगी, सबका साथ सबका विकास होगा, अंत्योदय के बारे में सरकार सोचेगी, तो सही मायने में अंत्योदय को दिमाग में रखकर और उसमें रख के उसके लक्ष्य के रखकर इस पॉलिसी को बनाया गया, हेल्थ पॉलिसी को बनाया गया। उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आपने 2.5% पैसा जीडीपी में का खर्च करने की बात 2025 तक कही है, उसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं। मैडम, फ्री ड्रग्स डायग्नोस्टिक एंड इमरजेंसी सर्विसेज वुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल इन पब्लिक हॉस्पिटल्स। बहुत बड़ा कदम है क्योंकि जब तक ये नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की ओर जो सरकार ने फोकस किया है कि 2/3 पैसा भी वहां पर खर्च किया जाएगा, तो मुझे लगता है जब डायग्नोस सबसे पहले होना शुरू हो जाएगा, उपचार प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर होना शुरू हो जाएगा, तो उसका दबाव बड़े अस्पतालों पर भी कम पड़ेगा। इसका एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। द पॉलिसी ऑल्सो एनविसाजेस कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑन 7 प्रायोरिटी एरियाज फॉर इंप्रूविंग ओवरऑल हेल्थ। और उसमें स्वच्छ भारत अभियान, बैलेंस्ड हेल्दी डाइट्स एंड रेगुलर एक्सरसाइज, एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ टबैको, अल्कोहल एंड सब्सटेंस अब्यूज, यात्री सुरक्षा जो ट्रैफिक और इसके कारण होती है, हमारी मौतें होती है रोड एक्सीडेंट्स के कारण, और निर्भया नारी, एक्शन अगेंस्ट जेंडर वायलेंस, ये भी एक बहुत बड़ा बात है, रिड्यूस्ड स्ट्रेस एंड इंप्रूव सेफ्टी इन वर्कप्लेस। और हम सांसदों से ज्यादा कौन जानता है कि कितना अगर बोझ काम का रहे तो गुस्से के कारण कितनी बीमारी होती है। इसलिए आपके स्वास्थ्य के लिए भी आपके लिए खेलों की अच्छी सुविधाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। बाहर का पोल्यूशन, आप टूर्नामेंट में नहीं आई, हमने आपको बहुत मिस किया बैडमिंटन में, लेकिन स्पीकर मैडम ने हम सब के लिए बहुत बड़ी सुविधा वहां पर बनाई है, उसके लिए मैं स्पीकर मैडम का धन्यवाद करता हूं। मैडम, द आइडिया इज टू क्रिएट अ सोशल मूवमेंट फॉर हेल्थ। स्वस्थ नागरिक अभियान चलाने की हमें आवश्यकता है ताकि स्वस्थ भारत हो, सशक्त भारत हो और स्वच्छ, स्वस्थ और आरोग्य भारत के लिए सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी के माध्यम से ये अचीव करने का प्रयास किया है। हेल्थी पीपल लिव लॉन्गर एंड मोर प्रोडक्टिव लाइव्स एंड कैन कंट्रीब्यूट मोर टू नेशनल प्रॉस्पेरिटी। स्वस्थ और तंदुरुस्त
अगर हम होंगे तो हमारी उतनी ही योगदान इस राष्ट्र निर्माण में होगी। एंड हेल्पिंग द नेशन सिटीजन स्टे हेल्दी विल हेल्प नेशन बी हेल्दी एंड ग्रो हेल्दी। और ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ। जब हमारे देश के 65% लोग युवा हैं तो युवाओं को तो हमें और तंदुरुस्त रखना होगा। लेकिन मैं युवाओं की भागीदारी यहां पर चाहूंगा माननीय मंत्री जी। यूथ बीइंग द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर शुड बी इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग मोर अवेयरनेस अबाउट द नेशनल हेल्थ पॉलिसी, should be involved in leading a healthy lifestyle, should be involved in creating a new healthy and strong India। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज के युवाओं को यहाँ पर इसके लिए जोड़ा जाए। और ये जो आपका अर्ली इंटरवेंशन, टाइमली स्क्रीनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में आपने कहा है, और पॉलिसी बड़ा क्लियरली कहती है द शिफ्ट फ्रॉम सिकनेस टू वेलनेस। I think it indicates very clearly what the intention is, and I think that is the right intention to tackle the challenges ranging from HIV to TB, and from screening to help in managing chronic conditions such as hypertension, diabetes and common cancers। और अध्यक्ष, ये इसलिए भी बहुत जरूरी है कि जो डायबिटीज और कार्डियो की बीमारी, मधुमेह और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को अगर हमने कैसे रोकना है, वो केवल स्वास्थ्य केंद्रों के कारण नहीं, अच्छे लाइफस्टाइल के कारण, खेलों में भाग लेना, वातावरण प्रदूषित ना हो, साफ पानी मिले, पीने को मिले, साफ वायु मिले, हमें तो उसके लिए हमें उसकी ओर प्रयास करना है। मैडम, हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पीपीपी मॉडल को इसमें, मैं लास्ट 10 मिनट में खत्म करूं, मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इन दोनों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा। मैडम, हमने देखा है कि सीएसआर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कॉल दी कि देश के हर स्कूल में जहां पर हमारी बेटियां पढ़ने जाती हैं वहां पर शौचालय बने। 1 वर्ष के अंदर लाखों शौचालय बने जो 70 सालों में नहीं बन पाए थे। देश की इंडस्ट्री का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का भी इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। इससे किसको लाभ मिला है? मेरी बहनों को लाभ मिला। 5वीं कक्षा के बाद जो स्कूल जाना अधिकतर लड़कियां इसलिए छोड़ देती थी कि शौचालय की कमी होती थी। अधिकतर महिलाएं इसलिए कम खाती और पीती हैं कि खुले में शौच में न जाना पड़े, तो उनकी सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। जब शौचालय की बन गई तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी उस पर देखी गई। और साथ ही साथ मैडम, जो उनमें एनीमिक कहते थे, जिसमें खून की कमी थी, आज उसमें भी कमी हुई है। तो इसका बहुत बड़ा कारण शौचालयों का बनना और सैनिटेशन की सुविधाओं का है। इसलिए हमें लगता है स्वच्छ भारत के साथ साथ स्वस्थ भारत की ओर देखना बहुत जरूरी है। ये आयुर्वेद नेचुरोपैथी के बारे में अध्यक्ष जी, ये मिनिस्टर साहब का। मैडम, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेद, मैं चाहता हूं कि इन सबके बारे में माननीय मंत्री जी बताएं कि आखिर इनको अलग अलग करके क्यों देखा जाता है। आप आयुष से लेकर आशा वर्कर से लेकर डॉक्टर तक, आप इनके लिए एक समूचा एक प्लान बनाइए कि पीएससी में कम से कम ये सुविधा होगी, डिस्पेंसरी में ये होगी, वहां पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से एम्स या बाकी अस्पतालों के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि जो वहां पर जाए वो इंटरनेट पर ही देखकर बता दे कि बड़ा डॉक्टर अगर एम्स में बैठा है तो ग्रामीण क्षेत्र में बैठे उसको बता सके कि इसका इलाज आप ये कर दीजिए। क्या इस दिशा में सरकार डिजिटल इंडिया के माध्यम से भविष्य में कुछ करने वाली है? और जो WHO के नॉर्म्स हैं कि 23 हेल्थ वर्कर, डॉक्टर, नर्सेज और मिडवाइफ्स होनी चाहिए 10,000 की पॉपुलेशन पे, हम उसमें बहुत पीछे हैं मैडम। इस लक्ष्य की प्राप्ति हम कैसे करने वाले हैं? क्या इसके लिए कोई प्लान? पिछली सरकार ने कहा कि ग्रामीण भारत के लिए 3.5 साल का मेडिकल कोर्स चला दो, क्या उस पर कुछ हुआ? 4 साल का कोर्स चला दो, उस पर कुछ हुआ? अब नीट की बात उस दिन डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने कही, मैं तो कहता हूं कि उसमें भी जुडिशरी ने इंटरफेयर कर दिया। सरकार से पहले जुडिशियल इंटरवेंशन क्यों हो? क्या हम पीछे रह जाते हैं? और जिन अस्पतालों, मैडम, जो मेडिकल कॉलेजेस को सैंक्शन दी गई, हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर कई टीवी चैनल्स ने दिखाया, उसमें स्टिंग ऑपरेशन हुए
कि जिनको मान्यता दे दी गई एक अडॉक कमेटी के द्वारा, जो कोर्ट के द्वारा बनाई गई, वहां पर ना फर्नीचर है, ना डॉक्टर है, ना कुछ है, और उनको मेडिकल कॉलेज चलाने की अनुमति दे दी गई। किस तरह के डॉक्टर्स वहां से बनकर निकलेंगे? क्या उनके जो रिटायर्ड जजेस की कमेटी बनाई गई, क्या उसके बारे में कोई नहीं पूछेगा कि उन्होंने निर्णय क्या सोचकर ले लिया? क्या उसमें कोई धांधली हुई, करप्शन हुई, कुछ ऐसा हुआ क्या? उसकी चर्चा कोई नहीं करेगा। क्या मीडिया भी इसमें लिखने से डरता है कि एक रिटायर्ड जज की कमेटी है, इसके बारे में सोचना चाहिए। बड़े बड़े आरोप इसके ऊपर लगे हैं। अब हरिश्चंद्र के बाद है या नहीं है? सो न्यू इंडिया में अंदर नई हेल्थ पॉलिसी जो सरकार की, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। और मैं तो यही कहूंगा मैम, हाइजीन और सैनिटरी कंडीशन जो है, और पर्यावरण, एनवायरमेंट, ये बहुत बड़ी भूमिका एक स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और प्रधानमंत्री जी के इसी सोच के साथ मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, आप उनका कृपया करके आधार के साथ उसको जोड़िए। युवा पीढ़ी को भी इसमें जागरूकता अभियान में साथ में जोड़िए। और क्या हम अपने स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थियों को एक चेकलिस्ट दे सकते हैं जहां पर स्टूडेंट्स साफ सफाई की और अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल की जीने की अपनी जानकारियां वहां पर रख सकें। और इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, क्या हम केवल इसको सरकारों तक सीमित ना करके, जो माननीय अध्यक्ष जी आपने कहा, सांसद अपनी जिम्मेदारी अपने क्षेत्रों में ले, चुने हुए पंचायत के प्रधान से लेकर एक माँ बाप से लेकर एक डॉक्टर तक अपनी जिम्मेदारी ले, और हर भारतीय जिम्मेदारी को ले कि जो हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में नहीं कर पाए, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2030 में भारत करके दिखाएगा और बाकी दुनिया के देशों को दिखाएगा कि हम किसी से कम नहीं हैं। और इसीलिए आपने जो इतना लंबा समय इस पर बोलने के लिए दिया, मैं आपका आभार प्रकट करते हुए अंत में यही कहना चाहूंगा, जो महाराष्ट्र और देश के कई कोनों में डॉक्टरों पर हमले हुए, मैं अपने देश के लोगों से कहना चाहता हूं, कृपया करके डॉक्टरों पर हमला ना करें। आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, किसी सरकारी अस्पताल में चले जाइए मैडम, उनके ऊपर इतना दबाव होता है, इतना दबाव होता है कि वो 2 बजे 1 बजे खाना खाने के बजाय 4-4 बजे खाना खाने जाते हैं। भगवान के बाद डॉक्टर को दर्जा दिया जाता है और प्रधानमंत्री के बाद नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर को दर्जा दिया जाता है। तो जो आपकी जिम्मेदारी मैंने आजादी के 75 वर्ष तक, सन 2022 तक लगाई है, वो 2022 तक आप अगले 5 वर्षों में देश के लिए क्या क्या और करने वाले हैं, ताकि केवल आधारभूत ढांचा ना बनाकर देना, केवल आधारभूत ढांचा ना बनाकर देना, मैडम आधारभूत ढांचा बनाकर ना देना, वहां पर जो आधारभूत ढांचा ही नहीं बनाकर देना, बल्कि वहां पर डॉक्टर्स और बाकी सुविधाएं। एक मैडम बात खत्म, मैं इस पे कर रहा हूं, टीबी और HIV एड्स की दवाई अगर बीच में ब्रेक लग जाए मैडम, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट उसका और प्रभाव पड़ता है। उन दवाइयों की कमी ना आए, उसके कारण बहुत बड़ी दिक्कत आती है। मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि उसमें बजट में कोई कमी ना हो। एंटीबायोटिक्स हमारे देश में मैडम हर दुकान पे ऐसे मिलती है जैसे बस कोई भी खा ले। ये जो सुपर बग्स और ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की हम बात करते हैं कि राइज ऑफ सुपर बग्स एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इस पे सरकार क्या करने वाली है? क्या नीति आपकी है? बाकी देशों में एंटीबायोटिक ऐसे नहीं दे दी जाती, यहां पर तो कोई भी चला जाए किसी को भी मिल जाता है। इस पे आप क्या रोकथाम लगाओगे ताकि शरीर कम से कम इस लायक तो ना बने कि कल के उस पे ऊपर काम ही ना करे वो? और वायलेंस डॉक्टर वो तो आ गया मैडम, ऑर्गन डोनेशन, अंगदान और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन डोनेशन के ऊपर बहुत जरूरत है। मैं अपनी ओर से अंगदान करने के लिए तैयार हूं। मैं आप सबको भी कहता हूं कि आप भी अंगदान करें ताकि हमारे जाने के बाद भी कई लोगों औरों को जीवन देने का अवसर मिले। और केवल इतना कहना चाहता हूं मैम, जो MMR में भी हम लोग 167 पर आए हैं, ये कुछ राज्यों के कारण हुआ, जो 15 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज ने किया है। जो बाकी राज्य पीछे रह गए, कृपया करके उनका लक्ष्य हर साल उनका डाटा लिया जाए ताकि वो कर सकें।
आपने लंबा समय इस पर बोलने के लिए दिया। मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं हमारी सरकार की नेशनल हेल्थ पॉलिसी का हर राज्य, हर भारतीय उसका लाभ उठाएगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 का लक्ष्य हम अवश्य प्राप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। आपने इस विषय को लेकर चर्चा भी करवाई और सरकार को जवाबदेह भी किया कि हमें 2030 का लक्ष्य प्राप्त करना है और उससे पहले 2022 में आजादी के 75 वर्ष जब होंगे, तब 75 वर्ष होने पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी यहीं पर सभा पटल पर जानकारी देंगे कि किस तरह से हमारी सरकार ने और राज्य की सरकारों ने मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एक उचित कदम उठाया है। आपका बहुत बहुत आभार।